कि 2011, 12 और 13 के साल में जी जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन इस देश में छिड़ा था, जी जी जिसने 2014 में जी सत्ता परिवर्तन अ, की भूमिका निभाई। जी 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को अपदस्थ कर दिया। हम्म, उसमें भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जी तो मैंने आपका एक वीडियो सुना था जी जी और निजी तौर पे भी आपसे बातचीत में भी वो बातें निकल कर आईं। जी जी और एक प्रशांत भूषण जो मशहूर वकील हैं, जी जी उनका भी मैंने वीडियो सुना। जी अ, तो आप दोनों की राय एक सी लगती है। अच्छा हाँ, मतलब मोटे तौर पर एक सी लगती है। हर राय में थोड़े बहुत फ़र्क तो होते ही जी हैं, लेकिन मोटे तौर पर दोनों की जी राय एक सी है। जी और आप लोगों का मानना ये है हम्म, कि अ, जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, वो जी दरअसल जी उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बनाई गई एक योजना थी। एग्जैक्टली ये तो नहीं, मैं लेकिन पूरी बात कर लूँ, हाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बनाई गई योजना थी जी और वो एक प्रपंच था, जो दरअसल अ, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जी रचा गया था। जी और अब और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा भी भारतीय जनता पार्टी को हुआ। जी हुँ, तो मैं इसी संबंध में कुछ बात आपसे करना चाहता था, जी ताकि इस मसले पर एक प्रकाश पड़े, क्योंकि जी हम सब लोग किसी न किसी रूप में जी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल थे। जी मैं सड़कों पर सक्रिय होकर नारे तो नहीं लगाता था, लेकिन मैं टीवी पर बैठकर हम लोग भी कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते थे। जी मेरा और आपका या प्रशांत भूषण का कभी भाजपा और आरएसएस से कोई संबंध हो ही नहीं सकता है। जी जी तो ज़ाहिर है कि कोई न कोई तो ऐसी बात थी उस आंदोलन में, जिसमें ऐसे लोग जी जिनका इस साजिश से इस साजिश जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, जी कोई संबंध नहीं हो सकता था। हम लोग भी उसके अंदर सक्रिय थे। हम लोगों की आवाज़ भी थी उसमें, जी भले ही उतनी जी कमज़ोर सी ही रही हो, लेकिन आवाज़ थी उसके अंदर। एकदम एकदम हाँ, तो अब आप इसकी वर अगर बताएँ कि आपने किस संदर्भ में ये बात कही थी, तो और जरूर। मामला स्पष्ट होगा। जी। देखिए, जो मैं इस पे देखता सुनता बोलता रहा हूँ वो ये कि हुँ, आंदोलन तो निश्चित तौर से ये प्लान किया था केजरीवाल ने, अच्छा। और इसके लिए वो बहुत समय से तैयारी कर रहे थे। हुँ, आंदोलन क्या, वो अपने आप को एक आप कह सकते हैं कि विकसित करने के लिए अलग-अलग तरह से लोग प्रयत्न करते हैं। हुँ, केजरीवाल के दिमाग में भी एक अपने आप बारे में एक नायक की छवि है, और वो उस नायकत्व को प्राप्त करने के लिए पहले उन्होंने एनजीओ क्रिएट किया था, नौकरी में वो ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे, हुँ, छुट्टी-वुट्टी लेके और इधर-उधर सक्रियता रखते थे एनजीओज़ वगैरह में, जिसमें मनीष सिसोदिया काम करते थे। बाद में उन्होंने देश भर में जो आरटीआई के सवाल पर एक कार्यक्रम भी करते थे वो, और लोगों से मिलते-विलते थे, और वैसे भी वो जितने एनजीओज़ वगैरह में काम करने वाले लोग, या आप कह सकते हैं कि इस तरह के गरीब लोगों के बारे में किसी तरह के भी काम करने वाले लोग थे। उन सब लोगों को देश भर में वो मिले-विले थे। वो मदर टेरेसा के यहाँ भी गए थे और अन्य जगहों में भी वो सब उनका था। लेकिन वो बड़े योजनाबद्ध ढंग से बढ़ रहे थे। और उसी क्रम में उनको जब 2009 में कांग्रेस दोबारा आ गई मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, और ज़्यादा ताकत से आ गई, लेफ्ट के अलग होने के बावजूद आ गई, उसके बाद एक बेचैनी समाज के उस हिस्से में थी, जो कांग्रेस को हर चुनाव में परास्त करना चाहता है। लेकिन वो कुछ इस तरह का सामाजिक गठजोड़ हुआ करता था, जिससे कांग्रेस जीत जाया करती थी, और उसी तरह से फिर जीती। और लेकिन उस बार तो उसके साथ ये था कि चूँकि अमेरिका उस के साथ एक डील हुई थी, जो एटॉमिक वाली डील हुई थी, उस डील को लेके लेफ्ट अलग हुआ था, और लेफ्ट के क्रिटिसिज्म से राइट जो है, जो राइट सोच का दिमाग है, वो और जो प्रचार तंत्र वगैरह अमेरिका जिस चीज़ को मैनेज कर सकता है, वो सब चीज़ें मैनेज हुई, और उससे जो है एक माहौल बना, और मनमोहन सिंह और ज़्यादा ताकतवर होके चुनाव जीत गए। लेकिन उससे समाज के हमारे उस हिस्से में, जो कांग्रेस को नहीं चाहता उस जगह पर जहाँ वो पहुँच जाती थी या पहुँच गई थी उस समय तक, उसमें तो बेचैनी थी ही। यानी वो, मैं उसको ये कहूँगा, आरएसएस और सवर्ण जातियों के बहुत सारे इन जनरल लोग जो आरएसएस की ही विचार
क्रम में कि किसी न किसी रूप से, चाहे उससे संगठित रूप से न जुड़े हों, संगठन में न जुड़े हों, लेकिन भावना और उससे आस-पास होते हैं। ऐसे सब लोगों को एक स्वर देने का काम उस आंदोलन ने किया, जिसको केजरीवाल ने प्लान किया था। शुरुआत उन्होंने की, उन्होंने एक नायक उसके लिए पकड़ा। ये तो मैं बहुत सी चीज़ें के लिए प्राइवी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो खोज रहे थे। ये नहीं था कि अन्ना हज़ारे ही इस आंदोलन को लीड करते। वो किसी को ढूँढ रहे थे इसको जिसकी थोड़ी क्रेडेंशियल्स हों। क्योंकि उस समय तक अरविंद केजरीवाल को लगता था कि उनके निजी क्रेडेंशियल्स उतने बड़े नहीं हैं। तो उन्होंने एक खोज की, उस खोज में वो अन्ना हज़ारे को लेके आए दिल्ली और रामलीला मैदान में उन्होंने शुरू किया। लेकिन शुरू करने के बाद जब वहाँ कुछ लोग जुटने लगे मीडिया में, चूँकि खुद केजरीवाल की भी अप्रोच थी और उनके भी लोग थे और वो समर्थन था, लेकिन उतना नहीं था। लेकिन उसमें गंध मिली आरएसएस और उससे संबंधित लोगों को। केजरीवाल के कुछ लिंक उनसे जुड़ते हैं। जैसे एक श्री श्री नाम के बाबा हैं, श्री श्री आप जानते होंगे, सभी लोग जानते हैं। तो जो है वो केजरीवाल के पुराने रिश्तों में है और वो आरएसएस से भी अच्छे उनके रिश्ते हैं, इस कंसेशन से है। इस तरह से केजरीवाल के लिंक्स तो थे। फिर केजरीवाल जिस समाज से आते हैं, हमारे देश में उस समाज को ये जाना जाता है, जाति वाला समाज जो है, कि वो उसका एक बहुमत हिस्सा शुरू से ही जनसंघ के दिनों में से ही आरएसएस या जनसंघ की विचारधारा के आस-पास रहा है या उसमें शामिल रहा है। एक उसमें आप जातिगत जो समर्थक हमारे देश में जिस तरह से सामाजिक समर्थन देते हैं किसी को, तो उसमें एक अंश पहले से ही वो था। ये सब चीज़ें मिल-जुल के एक उन्होंने कॉकटेल तैयार किया जिसमें बहुत जल्दी ही हफ्ते भर 10 दिन में ही ये आरएसएस और उससे उसके संगठनों को लगा कि इस आंदोलन को हवा देने का वक़्त है। वो 2009 का चुनाव हारे थे और 11-12 में ये बात शुरू हो गई और उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता चला कि कौन है जिसने खाने के स्टॉल लगा दिए रामलीला मैदान पे जिसमें हज़ारों लोगों को खाना मिल रहा है। कौन कहाँ से चंदा दे रहा है किसी को नहीं पता था। ऐसे बहुत सारी मीडिया में जो उनके तंत्र मंत्र हैं, वो सब लोग सक्रिय होना शुरू हुए, उनके सबके दौरे वहाँ शुरू हुए और उस आंदोलन को फिर एक वो हवा मिली, जो इसके पहले या तो वीपी सिंह को मिली थी या जेपी को मिली थी। और उस समय भी कारक लगभग वैसे ही थे, वो सारे कारक आके जुड़ गए। ये सारे बाबा-वाबा को संयोजित करना, रामदेव, अन्य ये सब लोगों को संयोजन करने में निश्चित तौर पर प्रत्यक्ष नहीं अपरोक्ष रूप से सीधे-सीधे आरएसएस की भूमिका थी। और आरएसएस और उससे जुड़े हुए विचार और संगठनों की और फिर ज़ाहिर है फिर बीजेपी भी सक्रिय हो गई और सब सक्रिय हो गए और वो आंदोलन चूँकि मीडिया उसको इतना बड़ा कवरेज दे रहा था, जितना कवरेज मतलब कभी उसने कांग्रेस को तो नहीं दिया और आज तो वो बिल्कुल दूसरी तरह से पेश आता है विपक्ष के लिए यानी राहुल गांधी के लिए। उस लिहाज से आप देखें तो 24-24 घंटे कवरेज देते थे और खुद एडिटर्स वगैरह यानी आशुतोष हमारे मित्र, हमारे साथी मैनेजिंग एडिटर थे आईबीएन 7 में, वो रात के 11-12 बजे तक वहां होते थे। खुद ही कैमरा लेके खुद ही इच्छुक होते थे। एक भावना पैदा हो गई थी जिसको आपने भी कहा कि आप और हम भी उससे प्रभावित हुए थे, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में अपने शुरुआत में ही उस समय कांग्रेस चूँकि सत्ता में थी, हम लोग पत्रकारिता में जो हमारी शिक्षा दीक्षा हुई वो ये थी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट और जनपक्षधर पत्रकार होने की ज़रूरत थी। तो उस सिलसिले में हम लोग भी एक तरह से कांग्रेस के विरोध में ही पनपे, पले, बढ़े। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारी जो धारणाएँ थी वो बाद में गलत साबित हुई, जिनमें से एक धारणा तो कांग्रेस के वर्गीकरण के बारे में ही थी। और वो इस आंदोलन में बहुत बड़े लेवल पर सामने प्रकट हुई और हमें उसने गलत साबित किया। अच्छा योजना कितनी अचूक थी कि ट्रेड यूनियंस की ओर से ये 2G वाला मामला जो लीक यहां पर आता है आरएसएस का रोल। ये जो विनोद राय थे, ये भूमिहार जाति से आते हैं उत्तर प्रदेश की और इन्होंने ये जाति का मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि इसका बड़ा मतलब है। निश्चित तौर पर हमारे यहाँ एक तरह-तरह की चीजें जो कॉन्कॉक्ट होती हैं, उसमें आपकी अपब्रिंगिंग कहाँ से आप आए हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी वजह से चीजें ऐसी होती हैं जिनको कोई प्लान नहीं करता। वो हजारों साल से प्लान्ड है। हमारे दिमाग में है उस तरह से और हम ऐसा मौका होते ही उसमें अपनी राजनीतिक रुचियां उसके आधार पर निर्धारित कर लेते हैं और दूसरे को शत्रु मानने लगते हैं।
मेरे अंदर भी हो सकता है उसका अंश कुछ रहा हो, कांग्रेस के उस विरोध में कहीं न कहीं वो सब रहा होगा, चूँकि अपब्रिंगिंग हमारी वैसी है। तो उस उन चीज़ों ने वो स्थिति पैदा की कि विनोद राय की रिपोर्ट को ट्रेड यूनियंस ने पहला पत्र उस मामले में सीताराम येचुरी ने लिखा है 2G वाले मामले में। उसकी चर्चा उतनी नहीं होती। और चूँकि सीताराम येचुरी लिख रहे थे, तो हम लोगों को बहुत सारे लोग जो थोड़ा बहुत वाम रुझान रखते हैं, उनको उस मामले में नज़र आया कि ये ज़िम्मेदारी है कि इसको सवाल को बड़ा करना चाहिए। तो हम लोगों ने भी उस सवाल को बड़ा किया। ये तो बाद में अदालतों में साबित हुआ कि वो मामला जैसे प्रस्तुत किया और जाँच में भी सीबीआई की जब वो 2 लाख, पौने 2 लाख करोड़ से घट के कुछ हज़ार करोड़ में आ गया, फिर वो 1000 करोड़ भी कागज़ पर प्रूव नहीं हो सके। तो वो सब चीज़ बाद में ढह गई कोर्ट्स में जाके, लेकिन उस समय तक तो उसने एक दावानल पैदा कर दिया था। तो आपका कहने का मतलब ये है कि विनोद राय ने जो रिपोर्ट दी 2G के सवाल पर, जी, उसके पीछे एक योजना थी, वो सीएजी की, वो तो सीएजी के चीफ थे। जी, तो अ, तो उसके पीछे सीएजी की अपनी जो सामान्य प्रक्रियाएँ होती हैं जाँच-पड़ताल की, जिनके जी, ज़रिए वो सरकारी चीज़ों की जाँच-पड़ताल करते रहते हैं जी। और रिपोर्ट देते रहते हैं, वो नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक खास तरह की योजना थी। ए योजना का मैं प्राइवी नहीं हूँ। या उन्हें कहीं उनकी से प्रेरणा भावना प्राप्त हो रही थी उस तरह हाँ, की? उनकी भावना का प्राइवी हूँ। हाँ, सवर्ण जातियों में से आने वाले अधिकांश लोग जिस तरह की भावना रखते हैं हुँ, आरक्षण के सवाल पर, हुँ, पिछड़ी जातियों, दलित जातियों को हिस्सा देने के सवाल पर या उनके साथ किए जाने वाले सामाजिक व्यवहार के सवाल पर जिस तरह की प्रतिक्रिया उनके मन में होती, मैं बहुत शीर्ष लोगों से पत्रकारिता में ऐसा मौका लगा है, उनके सबके नाम लेने से वो बात नहीं ठीक होगी, लेकिन मतलब बहुत शीर्ष लोगों से मैं मिला हूँ, मुझे कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के आदमी को मैंने उस तरह की घटिया बात करते हुए सुना है। चीफ सेक्रेटरीज और अन्य को तो सेक्रेटरीज की मैं बात नहीं कर सकता। वो लगभग जाति में पगी हुई, सड़ी हुई बात करते हुए मिलते हैं। आदिवासियों का सवाल हो या गरीबों का सवाल हो या दलितों का सवाल हो, तो उसपे वो बहुत ही फूहड़ तरीके से पेश आते हैं लोग। और अपने जब वर्ग में बैठते हैं, अपने संवर्ग में, जब वो सुनिश्चित हो जाते हैं, वैसे तो ज़्यादातर नौकरियों वगैरह में आधिपत्य उन्हीं का है, तो उन्हीं के लोगों तो वो इसको ओपनली कहते हैं। और उनके अंदर जो ये आपस में भी जो साधनों पर कब्जे की लड़ाई है, ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई जैसे है उत्तर प्रदेश में बहुत आम रहती है, जैसे अभी हो रही है। हुँ, ब्राह्मण विधायक अलग बैठ रहे हैं, ठाकुर विलायक विधायक, ये सब मीट छीनने की लड़ाई है। हुँ, ये जब लड़ाई होती पद लेने की, एक समय में मुझे याद है कि लगातार 2-3 कायस्थ जो हैं, एक के बाद एक कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए थे। हुँ, तो मैं इस देश के मतलब लगभग सबसे बड़े ब्राह्मण ब्यूरोक्रेट के यहाँ बैठा हुआ था, जिनका मेरे जीवन में थोड़ा रोल है और मेरा भी उनके जीवन में रोल है, हम लोगों के बड़े अच्छे रिश्ते थे। वो बहुत बड़े पद पर उस समय थे और एक यंग ऑफिसर जो भी ब्राह्मण थे, बिहार से आते हैं, उनकी मैं सिफ़ारिश करने गया था एक्चुअली उनके यहाँ। चूँकि वो मेरे मित्र थे और वैसे थे, तो ये उनकी कुछ कठिनाइयाँ थी जो इनसे हल हो सकती थी, तो मेरे साथ गए थे वहाँ, बैठे। ओपनली उन्होंने बात की कि कैबिनेट सेक्रेटरी पे तो कायस्थों ने कब्ज़ा कर लिया है, ब्राह्मणों को तो कोई पूछ नहीं रहा। ये ओपन ये बात थी। तो ऊपर के स्तर पर हमारे समाज में या सारे स्तरों पर एक्चुअली वो सारे स्तरों पर विद्यमान है। तो राय साहब ने हुँ, वो एक प्रपंच रचा। निश्चित तौर पर इसमें आरएसएस की भूमिका या आरएसएस की विचार की भूमिका इसलिए रही होगी कि ये बड़ी चालाकी से पहले लेफ्ट वालों को इसमें शामिल किया गया सीपीएम को। हुँ। सीपीएम भी एंटी मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सीपीएम भी धोखा खा गई। वो भी इस बात को नहीं समझ पाई। बिल्कुल खाई। मैं सीताराम से मेरी फिर मुलाकात उसके बाद इस सिलसिले में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी। हुँ, नहीं तो मुझे लगता था सीताराम भी इसको रिपेंट करते। हुँ, और जब सीताराम ने पहला पत्र लिखा और उसकी कॉपीज़ हम लोगों के पास आई, तो हम हुँ, लोग भी सक्रिय हो गए। हुँ, क्योंकि हमें उसमें ये लगा कि भई इतना बड़ा घोटाला इस देश के साथ हो रहा है और सीताराम ने लिखा है तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपना सब स्क्रूटनी की होगी और उस समय तक उन्होंने बताया कि ट्रेड यूनियंस वाले सब लाए हैं, सब ये पेपर्स हैं, ये है, वो है। हुँ। हम लोग आगे बढ़ते चले गए और उस आंदोलन में सब लोग अपनी-अपनी आहुति दी। जैसे इनका भी जो हमारे प्रशांत भूषण जी भी जो गए होंगे, हुँ, हुँ। उस सब में भी जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इन चीज़ों का उन पर भी कहीं न कहीं प्रशांत जी भी अपने इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि जी, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसकी विचारधारा क्या है,
कौन दक्षिणपंथी है, कौन वामपंथी है, इस बात की उन्हें जी, जानकारी नहीं थी। जी, कई बातों को न समझते हुए, उसके इतिहास को न जानते हुए जी, वो चूँकि उस वक़्त भ्रष्टाचार हो अच्छा वो ये मानते हैं कि जी, भ्रष्टाचार हो रहा था जी, और भ्रष्टाचार हो रहा था और मनमोहन सिंह की गलती ये थी, भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे, लेकिन जी। उनकी गलती ये थी कि वो उस निज़ाम की अध्यक्षता कर रहे थे, उस निज़ाम को चला रहे थे, उसके संचालक थे, जो कि भ्रष्ट निज़ाम था। नहीं, नहीं, वो ऐसा मैं मानता भ्रष्टाचार के संचालक नहीं थे। हूँ। वो ऐसी आर्थिक नीतियों के प्रतिपादक थे, जिसकी वजह से ढेर सारा पैसा हमारी इकोनॉमी में आया। उसके उपयोग में हमारा समाज चूँकि उस तरह के से नियंत्रित नहीं है, वो पहले से भ्रष्टाचारी था, वो ऐसा नहीं कि उसी समय भ्रष्टाचारी हो गया था। वो पहले से भ्रष्टाचारी रहा है, हुँ, वो पहले से कुटिल है और वो सब वो करता है, लेकिन परिमाण बढ़ गया था, इसमें कोई शक नहीं और अब वो परिमाण इतना बड़ा हो गया है कि वो पहाड़ हो गया है। हुँ। लेकिन अब उस तरह का कोई आंदोलन नहीं। तब तो झूठ था, अब सच है लेकिन कोई आंदोलन नहीं। ये समस्या है। तो ये एक्चुअली ये भ्रष्टाचार लगातार होता रहा है और प्रशांत भूषण या मैं या आप हम सब लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट विचार के रहे हैं और जनरली सत्ता में हम दोष जो होते हैं सामने अगर हमारे पास है कुछ तो हम उनको जनता की ओर से उठाते रहे हैं और लेकिन हम ये समझते थे जो हमारी गलती थी जो उन्होंने रिपेंट किया मैं भी रिपेंट करना चाहता हूं कि हम उसकी वैसी स्क्रूटनी नहीं कर सके जो स्क्रूटनी की जानी चाहिए थी उस नतीजे पर पहुंचने पर हमने भी भावनात्मक गलती की इसको स्वीकार करना चाहिए ईमानदारी से और मैं प्रशांत भूषण जी को बिल्कुल नमस्कार करना चाहता हूं कि उन्होंने उसको ईमानदारी से स्वीकार किया